तो आज हम पढ़ेंगे गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स बाय लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी जो एक मर्चेंट इवान मित्रिच एस्किनफ पे बेस्ड है। ये एक यंग मर्चेंट है जो कि व्लादिमीर में रहता है। अपनी लाइफ बिल्कुल मजे से जीता है, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और हर चीज को एक्सपीरियंस करना पसंद करता है। तो अपने सारे शौक पूरे करता है। फिर उसकी शादी के बाद वो अपने ड्रिंक्स और अपने शौक मतलब एक मैच्योर्ड मैन बन जाता है और सारी बुरी आदत छोड़ देता है। ड्रिंक भी कंप्लीटली बंद कर देता है। फिर एक दिन समर्स में वो प्लान करता है कि वो निंजी फेयर जाएगा अपने बिजनेस के काम से। जैसे वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे फेयर जाना है, तो उसकी वाइफ जो है उसे वार्न करती है। वो कहती है नहीं, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने ड्रीम देखा है कि तुम जब वहां से वापस लौट रहे हो तो तुम्हारे हेयर्स जो हैं पूरे वाइड हो चुके होते हैं। हालांकि वो अभी एकदम जेंटलमैन गुड लुकिंग है, उसके कर्ली बड़े बड़े से हेयर्स हैं, बट उसकी वाइफ ने ड्रीम देखा होता है कि जब मेरा हस्बैंड वापस आएगा तो उसके हेयर जो रहेंगे ग्रे हो चुके होते हैं। ग्रे मीन्स वाइट। तो उसे मना करती है, बट इवान जो है उसकी बातें सुन के हंसने लगता है। वो कहता है ये सब क्या है, ये कुछ नहीं होता है। कि वाइफ की बात ना सुने वो फेयर चला जाता है। जब वो फेयर जा रहा होता है तो बीच में रास्ते में उसे एक और मर्चेंट मिलता है। मर्चेंट का नेम क्या है वो तो स्टोरी में मेंशन नहीं है, तो अभी हम मर्चेंट ही बोल के चलेंगे। उसे मर्चेंट मिलता है, तो मर्चेंट और वो दोनों मिलके एक इन में स्टे करते हैं। इन स्पेशली एक जगह रहती है जो ट्रैवलर्स के लिए बनाई जाती है। वहां पे बैठ के चाय पीते हैं और बढ़िया बातें करते हैं, और जाके फिर दोनों बढ़िया वहां पे बैठ के बातें करते हैं और एक ही रूम शेयर करते हैं। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। इवान को यूजुअली जल्दी उठने की आदत रहती है, उसको लॉन्ग आज ज्यादा सोना पसंद नहीं है। तो वो सुबह जल्दी 5 बजे उठ के अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगता है। तो इवान जल्दी सुबह उठ के अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। जैसे ही वो रास्ते में जाता है तो उसके घोड़ों को भूख लगती है, तो उनको चारा खिलाने के लिए वहां पे वेट करता है और गिटार बजाने लगता है, बैठा रहता है। और अचानक से दो सोल्जर्स आके उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। क्वेश्चंस करते हैं और उसे रोक देते हैं, और क्वेश्चंस इस तरीके से कि जो तुम मर्चेंट के साथ सोए थे वो उसका मर्डर हो चुका होता है, क्या मर्डर तुमने किया है, या वहां पे तुम्हारे साथ कौन था और किसने स्टे किया था। ये सारे क्वेश्चन सुन के वो एकदम से शॉक हो जाता है और साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है हुआ क्या है। फिर सोल्जर उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि लाओ तुम्हारा बैग चेक कराओ। फिर जैसे ही वो उसका बैग चेक करते हैं और बैग खोलते हैं तो उसमें से एक बहुत बड़ा चाकू जो पूरा खून से लथपथ रहता है वो मिलता है। तो एकदम उनको श्योरिटी मिल जाती है कि यही है वो क्रिमिनल जिसने उस मर्चेंट को मारा है। फिर बाद में वो बताते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर्स हैं और तुम्हें अब जेल मिली है, अब तुम्हें जेल चलना पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है। तो इवान इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता है, वो मानता नहीं है, बट अब पुलिस ऑफिसर्स के पास प्रूफ था तो वो क्या बोले, वो कुछ बोल नहीं पाया, एकदम साइलेंट हो जाता है। तो वो उसे फिजिकली पकड़ के बिठा के और जेल लेके जाते हैं। ये सारी बातें जब उसकी वाइफ को पता चलती हैं तो वो एकदम शॉक हो जाती है कि वाकई में जो मैंने ड्रीम देखा था वो सच हो रहा है क्या, क्या हस्बैंड मेरा सही में गिल्टी है, क्या उसने सही में कोई क्राइम किया है। वो अपने वाइफ को मिलने के लिए बुलाता है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जेल जाती है। उसके दो छोटे बच्चे रहते हैं, उन दोनों छोटो बच्चों को लेके वो जेल पहुंचती है। और जैसे ही वो अपने हस्बैंड को जेल में देखती है वो वहीं पे जमीन पे गिर जाती है, एकदम शॉक हो जाती है। तो वो आगे बताती है कि मैंने जार को भी पूरा कंप्लेन लिखा हुआ है, बताया है हर बात, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो उससे पूछती है क्या तुमने सही में कोई क्राइम किया है क्या। तो जैसे ही वो उससे क्वेश्चन पूछती है उसका हस्बैंड जो है वो एकदम टूट चुका होता है, इवान। वो कहता है कि अर्थ में मेरे ऊपर और कोई बिलीव तो नहीं कर रहा है, बट अब मेरी वाइफ को भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। इवान उसको जैसे ही कुछ बोले बाहर से आवाज आती है और उसको बाहर बुला लिया जाता है। वो लास्ट टाइम होता है जब इवान अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिलता है। उसकी वाइफ वहां से चली जाती है। देन इवान को इस क्राइम के लिए साइबेरिया की जेल भेजा जाता है, जहां पे वो रहते रहते पूरा टोटली चेंज हो चुका होता है। वो बिल्कुल स्पिरिचुअल बन गया होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब अर्थ पे कोई नहीं है जो उसके ऊपर बिलीव करेगा, ट्रस्ट करेगा। सिर्फ उसका फेथ हो जाता है गॉड पे। स्पेशली जब उसकी वाइफ उससे क्वेश्चंस करती है
तो वो बिल्कुल जेल में चर्च के वहां बैठ के सारा टाइम बाइबल रीड करना एंड गॉड को याद करना, इन सब में बहुत रिलीजियस कामों में अपना मन लगा लेता है। और वहां पे वो एक स्किल सीख चुका होता है, बूट मेकिंग, चप्पल सिलने की। तब वहां से वो बहुत अच्छा अर्न कर लिया होता है और वहां पे एक बुक ऑर्डर करता है अपने लिए, उसका नाम रहता है लाइफ ऑफ सन्स। और वो उसको रीड करने में अपना पूरा टाइम स्पेंड करता है। उसको एज अ मैन ऑफ कैरेक्टर वहां पे माना जाता था और बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। उसको एक टाइटल मिल गया एज अ ग्रैंडपा, क्योंकि वहां पे वो समझदारी, जो बुद्धिमानी वाली चीजें हैं, या किसी की भी अगर वहां पे आपस में लड़ाई होती है तो उन सारी लड़ाइयों को सुलझाना, सब इसी को बुलाते थे और इसी की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। फिर कुछ दिनों के बाद एक ग्रुप आता है क्रिमिनल्स का, जिसमें एक मकर सैमुअल नाम का बंदा रहता है, हट्टा कट्टा बंदा रहता है, वो आता है जो कि बहुत ही ज्यादा तेज स्वभाव का रहता है और उससे सब डरते हैं। तो वहां पे इवान और मकर दोनों का कन्वर्सेशन होता है और मकर उसको बताता है कि मैं व्लादिमीर से हूँ। तो इवान भी वहीं का है ओरिजिनली। तो वो उससे पूछने लगता है, वहां पे एक मर्चेंट था, उसकी जो फैमिली है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, वो कैसे हैं अभी। वो कहता है कि हाँ, एक मर्चेंट है जो मर्डर के क्राइम में बंद है और उसकी फैमिली और उसके बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके कारण। पर जिसने मर्डर किया है एक्चुअल में, वो पकड़ाया नहीं है, वो बाहर घूम रहा है। तो वो कुछ सोचने लगता है और उसको हिंट मिलती है कि कहीं क्रिमिनल मकर ही तो नहीं है जिसने उसको मारा है, तभी वो ऐसे बता पा रहा है और बोल रहा है, क्योंकि और किसी को तो इस बात का आइडिया नहीं है। पर वो इस सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना बोले, बिल्कुल चुप रहता है। फिर अचानक एक रात उसे कुछ आवाज आने लगती है। तो वो देखता है तो वो देखता है कि मकर जो है वो जमीन खोद रहा है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ये जमीन क्यों खोद रहे हो। तो मकर उसे बताता है कि मैं सुरंग बना रहा हूँ और यहाँ से जो प्रिजनर्स हैं वो निकलते जाएंगे, पर तुमने अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो बिल्कुल किसी को आपको एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलना है, उसे वार्न कर देता है। तो वो उसकी सुरंग बन के कंप्लीट होती है और प्रिजनर्स जो हैं वो वहां से निकलने लगते हैं। फिर अचानक से एक सोल्जर जो है वहां पे नोटिस करता है कि प्रिजनर्स इतने कम कैसे हो गए हैं। फिर वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे प्रिजन में एक टनल बना हुआ है, एक सुरंग बनी हुई है और वहां से सारे प्रिजनर्स जो हैं वो निकलते जा रहे हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि ये सुरंग किसने बनाई है, प्रिजनर्स बहुत कोशिश करते हैं। फिर उनके माइंड में आता है कि क्यों ना ये क्वेश्चन इवान से पूछा जाए। वो बहुत ही रिलीजियस मैन है और वो जो भी बोलता है वो सच ही बोलता है। तो वो जाके इवान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये सुरंग किसने बनाई है। तो इवान के माइंड में एक थॉट आता है कि क्यों ना वो मकर का नाम बोल दे, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत गलत किया है जिसकी सजा वो अभी तक भुगत रहा है। पर फिर उसके माइंड में एक सेकेंड थॉट आता है, अगर मैंने बोल भी दिया तो क्या होगा, मकर को बहुत मार पड़ेगी, मकर को बहुत मार पड़ेगी और पनिशमेंट मिलेगी, और इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है। तो वो प्लान बना लेता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो वो जाके सोल्जर्स को कहता है, पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि कौन है और किसने बनाई है सुरंग। मैं खुद को आपके हवाले कर लेता हूँ, आपको जो करना है आप मेरा कर लो, पर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। तो मकर ये सब सुन रहा होता है और जैसे ही वो ये सब देखता है वो एकदम गिल्ट फील करने लगता है कि मैंने जिस इंसान का इतना बुरा चाहा, इतना बुरा किया जिसके साथ, उसने मेरा इतना भला किया, उसने मुझे बचा लिया। जबकि उसके पास तो मौका भी था, मुझे फंसा लेता, मुझे पनिशमेंट मिलती, बट नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो मकर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाके एक दिन बेड पे बैठ जाता है। जैसे ही वो बेड पे बैठता है, इवान उसको देखता है तो वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ही क्राइम किया था, मैंने ही मर्डर किया था और मैं उस मर्चेंट के बाद तुम्हें ही मारने वाला था। बट अचानक से मुझे कोई आवाज आई और मैं डर गया, तो मैंने जल्दी से वो चाकू उठा के तुम्हारे बैग में डाल दिया और मैं वहां से निकल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है, तुम्हें इतने सालों की सजा मिली है, बट अब मैं तुम्हें कन्फेस करता हूँ, प्लीज मुझे फॉरगिव करो। तो इवान बिना कुछ रिएक्ट किए, बिना कुछ बोले उसे माफ कर देता है। और जैसे ही उसे मकर को माफी मिलती है, वो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है कि जिस इंसान ने इतनी लंबा जेल मेरे कारण बिताया, अपने फैमिली से दूर हो गया, इतना कुछ झेला, उसने मुझे एकदम से माफ कर लिया। और वो बैठ के रोने लगता है उसके पास।
जैसे ही मकर रोता है, इवान को भी रोना आ जाता है, वो भी इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि गॉड प्लीज इसको माफ कर देना, और उसको बोलता है कि गॉड तुम्हें माफी जरूर दे देंगे। तो अब मकर कहता है कि अब मैं जाऊंगा और गवर्नर्स को जाके बोलूंगा वो तुम्हें आजादी दे दें, अब तुम्हें छोड़ दें। तो इवान रिप्लाई करता है कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो मेरी वाइफ है वो उसकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, मेरे बच्चे भी मुझे भूल चुके होंगे, अब मैं वापस जाके क्या करूंगा। अब प्रिजन ही मेरी फैमिली है, प्रिजन ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे यहीं से प्यार है, मुझे घर नहीं जाना है। पर मकर जाता है और कन्फेस करता है, गवर्नर्स को बताता है कि इवान कोई क्रिमिनल नहीं है और ये क्राइम मैंने किया था, मैंने जाके वहां पे चाकू रखा था एंड ऑल, सारा एक्सप्लेनेशन देता है। गवर्नर्स पुलिस ऑफिसर जो है वो मान जाते हैं इसकी बात। पर जब तक ऊपर से नोटिस आए, ऑर्डर आए, उसको बेल मिले, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इवान इज डेड, उसकी डेथ हो चुकी होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि आगे मैं आपको और बेटर वीडियोस और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड, बाय बाय।